तो मैंने क्या बोला अभी तक, किसका कहाँ पे ज्यादा होता है, कौन सा कहाँ पे कम होता है। तो आपको डिस्प्लेसमेंट हर एक पोजीशन को अलग अलग हिसाब से डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन पता होना चाहिए, किसका कहाँ पे ज्यादा रहेगा, कितना रहेगा, कैसे रहेगा, एक्सट्रीम में कितना रहेगा, मीन में कितना रहेगा, नेगेटिव एक्सट्रीम में कितना रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आप याद रख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलेगा। ये पिछला जो पूरा पैराग्राफ था उसका आउटपुट दे दिया मैंने आपको। न्यूमेरिकल थोड़ा बाद में देखते, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। एम्पलीट्यूड, पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन किसको बोलेंगे हम, पिछले बार मैंने ये भी डिस्कस किया था, जो भी मोशन ऑसिलेटरी मोशन रहेगी उनके डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन को साइन और कॉस के फॉर्मेट में लिखते जा सकता है, उनको हार्मोनिक बोलते हैं। और इस टाइप की जो सिंपल टाइप की मोशन रहती है, मतलब जैसे टू एंड फ्रो मोशन, उस टाइप की, उसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोले। कॉम्प्लिकेट मोशन भी रहती है इनमें, जो कि ऐसे कर्वेचर जाएगा, कभी टू एंड फ्रो जाएगा, कभी एंगुलर जाएगा, तो ऐसे मिक्स मोशन जब देगा ऐसे हो, तो ये कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो जाएगी। लेकिन फिलहाल हम टू एंड फ्रो की मतलब आगे नहीं तो पीछे, नहीं तो फिर एंगुलर मतलब ये ऐसे आगे नहीं तो ऐसे पीछे, इसको एसएचएम बोलते हैं। या ऐसे ऐसे चलने वाली मोशन भी ऐसे हार्मोनिक मोशन ही होती है, लेकिन सिंपल नहीं रहती, कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। दोनों तरफ दोनों मोशन आती है उसमें, टू एंड फ्रो एज वेल एज एंगुलर। तो दोनों आने की वजह से उसको कॉम्प्लिकेटेड हार्मोनिक मोशन बोलेंगे हम। तो फिलहाल हम एसएचएम पढ़ रहे हैं, आपको कॉम्प्लिकेटेड इंजीनियरिंग में आएगा। यहाँ पे आप देखो, एम्पलीट्यूड, पीरियड और फ्रीक्वेंसी। अब ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एम्पलीट्यूड हम किस पर वेव रहता है, वो ज्यादा से ज्यादा जितना डिस्प्लेसमेंट जाएगा उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। वो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड जो टाइम लगाता है उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक सेकंड में वो कितने रिवॉल्यूशन लगाता है उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये शॉर्ट में मैं थोड़ा और बता देता हूँ। अगर हम साइनोसाइडल वेव निकाले, नहीं तो ट्रांसवर्स वेव निकाले तो अच्छे से समझता है। अगर हम एक ट्रांसवर्स वेव निकाले तो इसमें अगर ये ऐसे जा रहा है देखो, तो ये मैक्सिमम कितने डिस्टेंस तक जा सकता है, तो ये मैक्सिमम जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा उसका ये, तो उसको बोलेंगे एम्पलीट्यूड। यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए रहेगी, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए रहेगी, तो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म बाय द पार्टिकल। ये टाइम पीरियड की अगर हम बात करें, वेवलेंथ किसको बोलते हैं, एक साइकिल रिक्वायर्ड जितना होगा जितना उसको लेंथ लगेगा ये लैम्बडा, तो उसको बोलते हैं वेवलेंथ, वेवलेंथ ऑफ द वेव एक साइकिल के लिए, मतलब वन क्रिस्ट एंड वन ट्रफ। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूं, टाइम पीरियड किसको बोलेंगे, तो टी मतलब क्या होगा, एक क्रिस्ट और एक ट्रफ पूरा कंप्लीट करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम। ठीक है, इसको टाइम पीरियड बोलेंगे। और फ्रीक्वेंसी की अगर बात करें तो समझो यहाँ तक आते आते ये एक सेकंड लेता है, समझो इतना इतना उसका कितना टाइम पीरियड है, एक सेकंड है। तो एक सेकंड में इसने कितने रिवॉल्यूशन किए, मतलब ये पहला रिवॉल्यूशन, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका दूसरा रिवॉल्यूशन, और फिर ये आधा ही है। तो उसका रिवॉल्यूशन एक्चुअल में 2.5 रिवॉल्यूशन है। 2.5 मतलब 2.5 पर सेकंड करता है, तो 2.5 उसकी फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में कैलकुलेट करते हैं, हर्ट्ज का मतलब होता है पर सेकंड। चीज ध्यान में रखना, अगर मैं आरपीएस बोलूं और आरपीएम बोलूं तो इसमें फर्क होता है। आरपीएम का मतलब रिवॉल्यूशन पर सेकंड, रिवॉल्यूशन पर मिनट। मिनट बोला जाए तो इसको हर्ट्ज में नहीं लिखते, ये आरपीएस का मतलब हर्ट्ज होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, मिनट को हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ता है और जाके सॉल्व करना पड़ता है, ये चीज ध्यान में रखना। अगर आरपीएम दिया तो आरपीएम को मिनट को सेकंड में जाके और कैसे कन्वर्ट करेंगे आरपीएम को आरपीएस में। तो अगर आरपीएम की कोई वैल्यू है, जैसे कि आपको 60 आरपीएम दिया है और आपको उसको आरपीएस में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, एक मिनट मतलब कितना होता है 60 सेकंड, तो ये 60/60 सेकंड हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में है ना, सेकंड पर है ना ये, तो 60/60, तो ये एक्चुअल में 1 रिवॉल्यूशन पर सेकंड चल रहा है। तो एक मिनट में 60 रिवॉल्यूशन लगाएगा, ऐसा मतलब होता है उसका। तो आरपीएम से आरपीएस में कन्वर्ट होने के लिए 60 से डिवाइड कर दो, आप कन्वर्ट हो जाओगे। ये हर्ट्ज होता है, ना कि ये। बहुत बार क्वेश्चन में कॉम्पिटिटिव में खास तौर से दिया जाता है, आपको आदत होती है कि फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहती, तो आप ये आरपीएम को हर्ट्ज लिख के चले जाते हो। ठीक है, तो आरपीएम नहीं हर्ट्ज होता है, आरपीएस हर्ट्ज होता है, आरपीएम नहीं होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है चीज। आगे चलते हैं। अब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है, देखो है यहाँ पे, ये टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा है। एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कि ओ पॉइंट को था पहले, यम और एन, यम और एन पॉइंट उसके सबसे लास्ट पॉइंट है। ठीक है, ये ओ पॉइंट को था, ये ऐसे यहाँ से डिस्प्लेसमेंट देगा, फिर से रिटर्न आएगा ऐसे। ठीक है, और फिर वो इधर चला जाएगा, ज्यादा से ज्यादा यन तक जा सकता है, फिर से यन से रिटर्न आएगा मीन की तरफ। तो ये ऐसे टू एंड फ्रो मोशन चलते रहेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, मतलब आगे नहीं जाता, वहीं पे चलते रहता है ऐसे।
ओके, सो हमने इस पॉइंट को कंसिडर किया कि ये ओ पॉइंट यहाँ तक आ गया, पी तक आ गया, तो इसने कितना डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया, तो हमने बोले एक्स डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया टुवर्ड द एम। ओके, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, अभी हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या था, उसको हम हार्मोनिक फंक्शन में लिखेंगे, तो ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इसके बारे में डिस्कस हो चुका है कि ये ए मतलब एम्पलीट्यूड होता है साइन हार्मोनिक फंक्शन की वजह से, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, और ये टी और टाइम पीरियड रहेगा, और ये मतलब क्या, इनिशियल फेज एंगल, मतलब शुरुआत में वो कितने डिग्री से आगे चल रहा है, कितने डिग्री से पीछे चल रहा है, वो इनिशियल फेज एंगल की बात करते हैं हम यहाँ। इनिशियल फेज एंगल अगर हम मीन को रहे तो ये लेने की जरूरत नहीं होती, आप जीरो ले सकते हैं इसको। अगर हम स्टार्टिंग यहाँ से कर रहे हैं तो आप फाई की वैल्यू को 90 डिग्री नहीं तो 3π/2 डिग्री ले सकते हो, ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अब देखो यहाँ पे, तो आपको जो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, अगर हम मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो यहाँ पे मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा, देखो सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट, जैसे कि ये ए है, अब यहाँ से ये पूरा यहाँ तक जाएगा, मतलब ये एल्टीट्यूड देगा यहाँ पे ए, तो अगर हम इसको वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे मतलब फॉर्मूला में, तो सबसे ज्यादा वैल्यू मतलब हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक्स की वैल्यू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव ऐसे होगी। तो आपको बोला गया है कि डिस्प्लेसमेंट कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए, तो आपको मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कब मिलेगा, जब साइन की वैल्यू सबसे ज्यादा रहेगी, मतलब मैक्स रहेगी। सबसे वैल्यू सबसे ज्यादा क्या आएगी, जब साइन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, प्लस या -1। अब वो प्लस -1 के बारे में क्यों बात करता है, वो आइदर -1 यहाँ पे हो सकता है, नहीं तो +1 यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे भी मैक्सिमम रहेगा, यहाँ पे भी मैक्सिमम रहेगा, नेगेटिव मैक्सिमम हो सकता है, पॉजिटिव मैक्सिमम हो सकता है। सो साइन की वैल्यू प्लस या -1 होनी चाहिए। तो ये कब होगा ऐसे, जब साइन की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव ये +1 या -1 हो। +1 या -1 वो कब रहेगा, जब ओमेगा टी की वैल्यू ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 90 डिग्री नहीं तो 3π/2 डिग्री मिलेगा, तब जाके वो प्लस या -1 रहेगा। इसमें कोई डाउट है क्या, तो ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू 90 डिग्री जब हो, मतलब 90 डिग्री में जब आएंगी, तब जाके आपको सबसे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट मिलता है, और उस डिस्प्लेसमेंट को आप बोलोगे एम्पलीट्यूड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो हाईएस्ट डिस्प्लेसमेंट रहेगा। थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट थोड़ा बना दूंगा मैं आगे जब न्यूमेरिकल आएंगे तब। पीरियड के अगर बारे में बात करें, पीरियड का क्या रहता है, मैंने अभी बोला आपको, एक कंप्लीट ऑसिलेशन से रिक्वायर्ड टाइम जो रहेगा उसको हम पीरियड बोलेंगे। तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन बाय परफॉर्मिंग पार्टिकल और एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। सो यहाँ पे आपको जो भी टाइम पीरियड का फॉर्मूला दिया जाएगा, जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है, देखो वो कैसे निकाला। तो यहाँ पे टाइम पीरियड के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, ये टाइम पीरियड ही निकालते हैं हम यहाँ से खास तौर से। टाइम पीरियड को निकालने के लिए आपको ओमेगा का यूज करना पड़ता है, क्योंकि टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी दो ही जगह से निकल सकती है, एक तो ओमेगा से, नहीं तो फिर फ्रीक्वेंसी से। टाइम पीरियड दोनों तरफ से निकलता है, मैंने ये फॉर्मूला पहले भी क्लियर कर चुका है आपको, और एक बार और क्लियर करता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट टॉपिक में से एक टॉपिक है, उसको बहुत अच्छा मिलता है। ये क्या बोलेगा, आपको टाइम पीरियड चाहिए, टाइम पीरियड आपको दो ही जगह से मिल सकता है, एक तो फ्रीक्वेंसी से और एक तो ओमेगा से, क्योंकि आपको पता है कि टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी होता है, और ओमेगा से भी आपको टाइम पीरियड मिलता है। आपको पता है कि 2π/ओमेगा अगर हम करेंगे तो आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा, ठीक है। तो टाइम पीरियड निकालने के दो ही तरीके हैं, फ्रीक्वेंसी से निकालो नहीं तो ओमेगा से निकालो। अब हम टाइम पीरियड को एक टाइम फ्रीक्वेंसी से एक टाइम ओमेगा से दोनों तरफ से निकाल के देखते हैं, आपको क्या मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको देखो ये बहुत मसाला दिखेगा यहाँ पे, कुछ अजीब किया हुआ, तो ये मसाला क्या है इधर, तो ये एक्चुअल में क्या है, आपको एक रिलेशन मैंने इस चैप्टर में पढ़ाया था, देखो स्प्रिंग कांस्टेंट का, फोर्स कांस्टेंट का और मास का। तो मैंने आपको बोला था देखो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू k/m आती है, ये इस चैप्टर में शुरुआत में ही रिलेशन है, ये डायरेक्ट लिया गया है, आपको इसका प्रूव दैट नहीं दिया गया, और ये प्रूव दैट एक्चुअल में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को और फोर्स को इक्वेट करके निकाला जाता है, जरूरत नहीं उसकी, इसलिए मैं इसको छोड़ देता हूँ। आपको बस ये वैल्यू रखनी है, तो ओमेगा की वैल्यू आपको क्या मिलती, स्क्वायर रूट ऑफ k/m मिलती, ठीक है यहाँ तक। तो ये स्क्वायर रूट आ जाएगा इसका, तो k/m वैल्यू मिलेगी, ये दोनों वैल्यू आपको याद रखना है। अब जब मैं आपको टाइम पीरियड निकालने की बात करता हूँ, तो टाइम पीरियड आपको इन टर्म्स ऑफ ओमेगा निकाला जा सकता है, क्योंकि आपके पास ओमेगा का फॉर्मूला है। क्या है ओमेगा का फॉर्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ k/m।
अब जब टाइम पीरियड की बात आती तो हमें ओमेगा का फॉर्मूला एक और पता है, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई/टी टाइम पीरियड के फॉर्मेट में। तो अगर दोनों ओमेगा के फॉर्मूले दोनों इक्वेट कर सकते हैं हम, तो हमें टाइम पीरियड के फॉर्मूला मिल जाता है, देखो 2 पाई/टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ k/m, ऐसे हो सकता है। अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा, और ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दो, तो टाइम पीरियड आपको मिल जाएगा, देखो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k। आई एम क्लियर? समझा क्या मैंने क्या किया? मैंने ओमेगा से एक रिलेशन था इस चैप्टर में फोर्स कांस्टेंट और मास का, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ फोर्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास। फोर्स कांस्टेंट डिवाइड बाय मास का ये रिलेशन ओमेगा के टाइम पीरियड के फॉर्मूले से इक्वेट कर दिया, उसमें से मैंने टाइम पीरियड को इन टर्म्स ऑफ फोर्स कांस्टेंट और मास के फॉर्मेट में निकाल लिया, ठीक है, ठीक है। ये तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, देखो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला अभी मैंने आपको निकाल के दिखा, ये 2 पाई इन ब्रैकेट पीरियड, ये के का मतलब क्या, फोर्स कांस्टेंट, जो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट होता है उसको कांस्टेंट होता है वैल्यू, हर एक के मटेरियल के हिसाब से चेंज होगी, पाई कांस्टेंट है, तो इसके वजह से उसका टाइम पीरियड भी लगभग कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। अगर हम थोड़ा और इसको मतलब मॉडलिंग करने का ट्राई करें फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में, तो भी किया जा सकता है, लेकिन ठीक है, ये फॉर्मूला सफिशिएंट है यार, कोई जरूरत नहीं फ्रीक्वेंसी को कन्वर्ट करने की। ये समझा क्या फॉर्मूला? हेलो, ठीक है, क्लियर होगा। देखो आगे चलते, यहाँ पे नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात कर रहे हैं हम, तो फ्रीक्वेंसी मतलब क्या बोला मैंने अभी आपको, एक सेकंड में आप कितने ऑसिलेशन दोगे, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म बाय अ पार्टिकल ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पर यूनिट टाइम, ठीक है, पर यूनिट टाइम, टाइम बोला ना तो आप मिनट में भी ले सकते हो, लेकिन मैं हर्ट्ज की बात कर रहा हूँ इसलिए मैं सेकंड बोला, तो हम यूनिट हर्ट्ज लेते हैं, ऐसा यूनिट इसलिए सेकंड की बात कर रहा हूँ। तो नंबर ऑफ टाइम में कितने रिवॉल्यूशन होंगे उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी, और इनका रिलेशन टाइम पीरियड में कैसे रहता है, ओमेगा में कैसे रहता है, तो इनका रिलेशन कैसे आएगा, देखो अब आपको कुछ चीजें बेसिक में पता है कि अगर टाइम पीरियड रहा तो वो 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी होता है, और अगर फ्रीक्वेंसी रही तो 1 अपॉन टाइम पीरियड होता है। आपको फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का ओमेगा के साथ में भी रिलेशन पता था, ओमेगा का रिलेशन क्या था, ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f होता है, मतलब 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी करोगे तो आपको ओमेगा मिल जाता है, और आपको ओमेगा का एक और रिलेशन पता है जो कि है अभी आपके पास k/m, ठीक है। अब मुझे अगर फ्रीक्वेंसी निकालनी है इन टर्म्स ऑफ k/m, तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा, फिर से वही फंडा, तो आप अगर आप इक्वेट करोगे तो ये 2 पाई f इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, स्क्वायर रूट ऑफ k/m। अगर मुझे फ्रीक्वेंसी चाहिए तो मैं क्या करूंगा, ये 2 पाई को इधर शिफ्ट कर दूंगा, तो आपको देखो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ k/m, और ये 2 पाई डिनोमिनेटर में, ठीक है। आप ऐसे करके इस फॉर्मूले को निकाल सकते हो, नहीं तो सबसे आसान तरीका है, अगर आपको आपको टाइम टाइम का फॉर्मूला पता है, डायरेक्ट टाइम का फॉर्मूला अगर आपको याद है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या था, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m/k था, ये टाइम पीरियड था, इसका आप रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1/t का मतलब क्या क्या हो जाएगा, और ये के ऊपर आ जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ k/m, आप ऐसे भी उसको निकाल सकते हो। समझे क्या मैंने क्या बोला? तो दो तरीके से आपको निकालने का इसको ऑप्शन है, आप ओमेगा को इक्वेट करके फिर वैल्यूज को निकालो, नहीं तो फिर आप क्या करो कि टाइम पीरियड ये रेसिप्रोकल होता है फ्रीक्वेंसी का, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ के m/k, m मतलब मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड k मतलब स्प्रिंग कांस्टेंट, तो इसको रिवर्स कर देंगे तो फिर आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला मर्जिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको यूज किया जाता है बहुत सी जगह पे, ठीक है। फिर आगे ये जो टॉपिक है आपका स्प्रिंग का, इस पे न्यूमेरिकल आते हैं डेफिनेटली, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे, स्प्रिंग के प्रोडक्ट के बारे में। कॉम्पिटिटिव में देखो ये स्प्रिंग का जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन करेंगे उस टाइम आपको क्या मिलता है, वो देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन और सीरीज कॉम्बिनेशन पे चलते हैं, तो हमें पैरेलल और सीरीज की रूल्स वहाँ पे यूज करने पड़ते हैं। जब हम स्प्रिंग का थोड़ा सा है, पता है क्या, ये उल्टा है थोड़ा सा, किस आप जो भी रेजिस्टेंस मतलब अगर कोई भी अगर सीरीज में है तो ये पैरेलल के जैसे काम करेगा वहाँ पे रेजिस्टेंस के केस में, और रेजिस्टेंस ये अगर स्प्रिंग अगर पैरेलल में है तो वो सीरीज के जैसे काम करेगा उस केस में, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है मेरा, देखो
यहाँ पे आपको डायग्राम में दिया गया है, जैसे कि एक फिगर ए और फिगर बी के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, फिगर ए और फिगर बी में अगर सीरीज कॉम्बिनेशन आपने फिगर ए का देखा तो फिगर ए में आपको सीरीज कॉम्बिनेशन दिखेगा। यहाँ पे फिगर ए, हाँ ये थोड़ा याद रखो, ये कॉम्पिटिटिव में पूछा गया है 2-3 बार। ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, देखो दोनों स्प्रिंग एक दूसरे को सीरीज में कनेक्ट कर दिए, तो कंबाइन इफेक्ट क्या रहेगा स्प्रिंग का, क्योंकि दोनों का कंबाइन इफेक्ट आएगा ना इसमें, दोनों सीरीज में है। अगर दोनों पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो क्या आएगा, इसको मैं थोड़ा वर्टिकल कर दूं तो ये डायग्राम ऐसे दिखेगा, ठीक है। तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है, आप अगर वर्टिकल अरेंजमेंट करते हो इनमें, तो इनमें एक्सटेंशन आ जाएगा, क्योंकि वो वेट उसको नीचे खींचेगा। तो वो जो एक्सटेंशन आता है ना, वो कैसे आता, तो वो जो फोर्स लगता है आप पे, वो फोर्स जो लगेगा वो समझो K1 पहले स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट इनटू पहले स्प्रिंग का एक्सटेंशन, और दूसरे स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट इनटू दूसरे स्प्रिंग का एक्सटेंशन, ये हर वक्त इक्वल रहेगा ये रेशो, ठीक है। कहने का मतलब है इसका कि आपको जो एक्सटेंशन होता है वो स्प्रिंग के हिसाब से इक्वल होता है हर वक्त। तो कहने का ट्राई मेरा कि फोर्स जो है आपको हर एक स्प्रिंग में जो फोर्स मिलता है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लटका दूं यहाँ पे, ठीक है, तो ये जो फोर्स आपको मिल रहा है, देखो यहाँ पे ये जो इसमें जो फोर्स डेवलप होगा और इसमें जो फोर्स डेवलप होगा, ये फोर्स कितना रहेगा, तो ये फिर फोर्स उस पर डिपेंड है कि इसका एक्सटेंशन कितना हो रहा है। एक्सटेंशन इसका समझो E1 है और एक्सटेंशन इसका E2 है। स्प्रिंग कांस्टेंट तो फोर्स कांस्टेंट K1 था, ये K2 था, तो ये फोर्स हमेशा उसके एक्सटेंशन और स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट पे मल्टीप्लीकेशन पे डिपेंड होता है, और वो हमेशा कांस्टेंट होता है। मतलब इसका फोर्स और इसका फोर्स, दोनों का फोर्स इक्वली लगेगा, और वो इक्वल मतलब क्या, वो कांस्टेंट रहेगा, उसका रेशियो मेंटेन रहेगा। इक्वल नहीं बोल सकते हम उसको, मेंटेन रहेगा। तो इसका अगर हम फोर्स के बारे में बात करें, इसमें कितना फोर्स लगा, तो ये K1 इंटू इसका एक्सटेंशन, और इसके बारे में अगर बात करें तो ये फोर्स कितना लगेगा, तो ये K2 इंटू इसका एक्सटेंशन, और ये दोनों का रेशियो इक्वल रहेगा। मैं इक्वल की बात नहीं कर रहा हूँ, रेशियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। रेशियो इक्वल होता है, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर अच्छा तीसरा स्प्रिंग भी लगा दोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको K1 एक्सटेंशन 1 इज इक्वल टू K2 एक्सटेंशन 2 इज इक्वल टू K3 एक्सटेंशन 3 मिल जाएगा। तो इनका रेशो हर एक में रेशो मतलब क्या, एक्सटेंशन ऑफ द फर्स्ट स्प्रिंग, K2 मतलब क्या, फोर्स कांस्टेंट ऑफ द सेकंड स्प्रिंग, E2 मतलब एक्सटेंशन ऑफ द सेकंड स्प्रिंग, K3 थर्ड स्प्रिंग का एक्सटेंशन थर्ड स्प्रिंग का। तो ये सीरीज में होता है ऐसा। अगर हम टोटल एक्सटेंशन की बात करें, तो आप अगर एक्सटेंशन का फॉर्मूला यहाँ से निकालोगे, तो देखो एक्सटेंशन 1 को यहाँ से निकालोगे तो K1 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, एक्सटेंशन 2 को निकालोगे तो K2 यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। तो आपको एक्सटेंशन 1 का फॉर्मूला मिलता है E1 इज इक्वल टू F बाई K1, और एक्सटेंशन 2 का फॉर्मूला मिलता है फोर्स अपॉन K2। K2 मतलब फोर्स कांस्टेंट होता है, और ये एक्चुअल में लगने वाला फोर्स है वेट की वजह से। तो आपको टोटल एक्सटेंशन कितना मिलेगा, E1 प्लस E2। तो आप क्या करोगे, इसमें से ये F जो कांस्टेंट फोर्स था वो कॉमन निकल जाएगा, आपको मिलेगा 1 अपॉन K1 प्लस K 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2, और फोर्स कांस्टेंट बाहर। अगर हम एक्सटेंशन के बारे में बात करते हैं, तो आपका जो इफेक्टिव सीरीज में वो पैरेलल जैसे वर्क करता है। देखो आपने अगर रेजिस्टेंस को देखा होगा, तो रेजिस्टेंस में सीरीज के कॉम्बिनेशन कैसे थे, रेजिस्टेंस आपको 10 तक हुआ है, अगर दो ऐसे रेजिस्टेंस रहते तो रेजिस्टेंस ये R1 है और ये R2 है। अगर मैं बोलूं कि ये सीरीज में है, तो हम क्या लिख देते थे इसका, रेजिस्टेंस रिजल्टेंट रेजिस्टेंस हुआ था R+2। ये थोड़ा आगे, ये क्या डायरेक्ट समझे क्या, और इसका पैरेलल इसके सीरीज जैसे वर्क करता है। तो इसलिए मैं वो डिफरेंस आपको याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगर आपके स्प्रिंग जो है वो सीरीज में है, तो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसे वर्क करेंगे। जो आपके रेजिस्टेंस है उनका जो फार्मूला था वो इनको लगेगा। तो रेजिस्टेंस पैरेलल का फार्मूला क्या था, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, तो इनका टोटल रेजिस्टेंस 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 होता था, ठीक है। ये पैरेलल का कॉम्बिनेशन था, वो इसके सीरीज के लिए काम करेगा। ये K1 K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, नहीं तो फोर्स कांस्टेंट बोल सकते हैं उनको। इसका टोटल फोर्स कांस्टेंट क्या रहेगा, मतलब रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट वो रहेगा 1 अपॉन K1 प्लस 1 अपॉन K2। क्लियर है ये क्लियर है क्या, मैं एनालॉजी के साथ बता रहा हूँ आपको। मतलब एक तरीका आपको पता है, ये पता है, तो ये अपने आप याद रहेगा।
इसका उल्टा करना है बस आपको। ये पैरेलल है तो वो यहाँ पे सीरीज को लगाना है, ठीक है। सेम केस यहाँ पे रहेगी। अगर हम स्प्रिंग को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जैसे कि कोई एक स्प्रिंग है, आपको यहाँ पे देखो पैरेलल कनेक्शन भी दिखाया गया होगा। देखो ये जो है ये कनेक्शन पैरेलल कनेक्शन है। एक स्प्रिंग है जो ऐसे जा रहा है पूरा, और एक दूसरा स्प्रिंग है जो उसको पैरेलल है, और ये दोनों का कंबाइन एक मास है, तो ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। फिर ये भी एक पैरेलल कनेक्शन है, क्योंकि इसको भी आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मास अंदर आ गया तो यहाँ से वो डिवाइड हो रहा है, ये स्प्रिंग अलग, ये स्प्रिंग अलग, और ये मास, तो ये पैरेलल कनेक्शन की केस है वो। क्योंकि आप अगर इसको थोड़ा फोल्ड करोगे, मतलब मैं ऐसे बोल रहा हूँ इसको, ये दोनों डायग्राम सेम है। क्यों? क्योंकि देखो इसको यहाँ से तोड़ दो, ये स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, ये स्प्रिंग यहाँ पे आ जाएगा, बीच में मास बच जाएगा ऐसे, समझेगा? ये स्प्रिंग आएगा, ये स्प्रिंग आएगा, तो ये ऐसा तरीका हो गया। अगर मैंने इसको यहाँ पे रिजिड सपोर्ट लगा दिया तो देखो इसको तोड़ दो ऐसे, ये स्प्रिंग ऐसे बन जाएगा इधर, और ये इसको तोड़ दिया तो ये स्प्रिंग ऐसे बन जाएगा इधर। दोनों तरफ रिजिड सपोर्ट था, तो मैं यहाँ पे इसको रिजिड सपोर्ट दे देता हूँ, यहाँ पे इसको रिजिड सपोर्ट दे देता हूँ, तो ये वाली केस हो जाएगी। तो ये पैरेलल कनेक्शन है, ध्यान में रखना। ये सीरीज नहीं, सीरीज लगेगा आपको, लेकिन सीरीज है नहीं वो। बीच में अगर मास आ जाए तो पैरेलल कनेक्शन बन जाता है। तो ये पैरेलल कनेक्शन के जो फार्मूलेज है ना, यहाँ पे आपको फोर्स कांस्टेंट को ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ये डायरेक्ट प्लस कर देगा। मतलब आपको कभी भी फोर्स कांस्टेंट अगर निकालना हो तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट अगर चाहिए आपको पैरेलल के केस में, तो क्या रहेगा देखो। अगर रेजिस्टेंस जब हम सीरीज लेते थे, रेजिस्टेंस की सीरीज की बात कर रहा हूँ मैं, रेजिस्टेंस के बारे में, ये रेजिस्टेंस है जब हम सीरीज में लेते थे ऐसे, तो ये R1 एक रेजिस्टेंस होता था, R2 एक रेजिस्टेंस होता था। इनका हमें टोटल रेजिस्टेंस जब चाहिए था तो हम R1 प्लस R2 करते थे, ये सीरीज का था रेजिस्टेंस में। लेकिन अब हम वो पैरेलल में लगाएंगे, आप वो पैरेलल में लगता है स्प्रिंग्स में, याद रखने के लिए वो बता रहा हूँ मैं ऐसे। तो ये पैरेलल में देखो, ये स्प्रिंग ऐसे दिखते हैं, एक रिजिड सपोर्ट रहेगा, फिर ये एक स्प्रिंग रहेगा, फिर एक मास रहेगा, और फिर ये स्प्रिंग रहेगा, और फिर रिजिड सपोर्ट रहेगा। तो इस तरह के जो स्प्रिंग्स होते हैं, इसमें ये K1 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, ये K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है। मुझे रिजल्टेंट चाहिए, स्प्रिंग कांस्टेंट रिजल्टेंट, तो मैं ये K1 प्लस K2 करूंगा, समझे क्या? जो केस सीरीज में है रेजिस्टेंस में, वो केस में यहाँ पे पैरेलल में कनेक्ट करता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट का रिजल्टेंट निकालता हूँ, और बाकी चीजें तो बहुत आसान है। फिर यही दिक्कत होती है यहाँ पे, एक्सटेंशन जो चाहिए आपको, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत है स्प्रिंग कांस्टेंट की, नहीं तो फोर्स कांस्टेंट की। तो ये आपको तो फार्मूला पता है, फोर्स कितना लगेगा, वो टोटल रिजल्टेंट फोर्स कांस्टेंट इनटू एक्सटेंशन लगेगा, ठीक है। अब ये पैरेलल के केस में एक्सटेंशन चेंज नहीं होता है, जैसे सीरीज और पैरेलल में वोल्टेज और करंट का चीज होती है, वैसे यहाँ पे भी एक चीज है जो एक्सटेंशन चेंज होगा और जो एक्सटेंशन चेंज नहीं होगा इस केस में। तो आपको सीरीज के केस में हर एक का अलग अलग एक्सटेंशन मिलता है, लेकिन पैरेलल के केस में सबका एक ही एक्सटेंशन मिलता है पूरे थ्रू आउट, मतलब इसमें। तो ये एक्चुअल में ऐसी चीज है, देखो अगर ये कोई स्प्रिंग है, मैं अगर यहाँ पे मास लगा दूं और ये स्प्रिंग है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये भी उतना ही खींचेगा, ये भी उतना ही खींचेगा, इनकी जो लेंथ बढ़ने वाली, एक्सटेंशन जो मिलने वाला दोनों में, वो इक्वल रहेगा, क्योंकि दोनों को एक ही मास एट टाइम उतना ही फोर्स लगा रहा है, तो इसमें एक्सटेंशन चेंज होता नहीं है, ठीक है। और जो सीरीज वाला था उसमें एक्सटेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि ये जो नीचे वाला होता है और ये जो ऊपर वाला होता है, उसपे ये डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो डेवलप होगा फोर्स, वो इस पे कम और इस पे ज्यादा रहेगा, तो एक्सटेंशन इसका अलग इसका अलग, दोनों का एक्सटेंशन अलग अलग होता है, क्योंकि फोर्स लगता जो है ग्रेविटी थोड़ा डिस्टेंस ऊपर नीचे होने की वजह से ज्यादा नहीं तो कम एक्ट होती है, ठीक है। तो ये चीज आपके इसके जैसी है, जैसे आप रेजिस्टेंस में आपको याद कैसे रख, उसके बारे में बात कर रहा हूँ मैं। रेजिस्ट थे कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन रहा और पैरेलल कॉम्बिनेशन रहा, तो उसमें सीरीज में आप क्या करते थे, इसमें आप करंट डिवाइड नहीं होता था आपका। जैसे आप अगर करंट की बात करेंगे तो करंट ऑलवेज डिवाइड नहीं होगा, तो ये करंट डिवाइड नहीं होता है, देखो। और यहाँ पे अगर हम पैरेलल में बात करेंगे तो करंट हर वक्त चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर पैरेलल कनेक्शन ऐसे रहता था रेजिस्टेंस का, तो आपका यहाँ पे I1 करंट जाता था और यहाँ पे I2 करंट जाता था। तो ये इस तरह का उल्टा केस है। नहीं तो आप वोल्टेज को ले लो, वोल्टेज यहाँ पे V1 वोल्टेज V2 वोल्टेज अलग अलग होता था, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, V वोल्टेज सबका सेम रहता है। मतलब आप ये पॉइंट को और ये पॉइंट को वोल्टेज चेक करोगे तो आपका वोल्टेज हर वक्त सेम मिलेगा।
तो ये उस तरह की चीज है, यहाँ पे आपको ऐसे एनालॉजी के साथ इसको याद में रखा जा सकता है आपको। तो एक्सटेंशन जो है, और ये बहुत आसान भी है, इतना बताने की भी जरूरत नहीं इसमें। अगर कोई सीरीज में है तो ये स्प्रिंग ज्यादा खींचेगा, एक स्प्रिंग कम खींचेगा, तो इसका एक्सटेंशन अलग होगा, इसका एक्सटेंशन अलग होगा। और अगर दोनों दोनों स्प्रिंग ऐसे पैरेलल चल रहे हैं, मतलब ये भी चल रहा है ये भी चल रहा है, तो अभी दोनों का एक्सटेंशन क्या होने वाला है, एक्सटेंशन इक्वल होता है, इनका एक्सटेंशन अलग अलग होता है। समझी क्या चीज? फिर आपको बस न्यूमेरिकल सॉल्व करने पड़ेंगे, जब न्यूमेरिकल आ जाएंगे तब करेंगे, फिलहाल तो ठीक है। ओके, ये जो टॉपिक है ये हटा दिएगा, टॉपिक है आपका सिलेबस में का। फिर हम अगले टॉपिक पे चलते हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जो ये ग्राफ्स है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, वो भी हटा दिए गए। देखो फेजेस के बारे में भी हम बात करते हैं, फेजेस में भी थोड़ा, फेज एक्चुअली समझता नहीं फेज मतलब क्या होता है। तो फेज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन का मतलब क्या? तो ये चीज ऐसे होती है, देखो अगर हम कभी भी फेज की बात करते हैं तो इन आउट फेज सिंपल हार्मोनिक मोशंस ऐसे वर्ड यूज किए जाते हैं। इन फेज का मतलब क्या, जब क्रिस्ट क्रिस्ट पे लगेगा तो इन फेज रहता है। और आउट फेज मतलब क्या, जब एक क्रिस्ट आएगा और एक ट्रफ आएगा तब हम आउट फेज बोलते हैं उसको। ठीक है, तो कुछ फेज एंगल्स होते हैं शुरुआत में, इसलिए मतलब कुछ एक वेव आगे चलती है, तो एक फेज एंगल उसमें क्रिएट हो जाता है। जैसे मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि पहली स्टार्ट हुई है, तो जैसे कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, देखो द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, अगर थीटा की वैल्यू आपको ओमेगा टी प्लस फाइव है, कैन दस बी यूज एज अ फेज ऑफ एस एच एम। इट वेरीज कंटिन्यूसली विथ टाइम, एंड इन दिस केस दिस कॉल्ड एज अ फेज एंगल। तो ये कंटिन्यूसली वैरी होती रहती है टाइम के साथ, तो ये हर वक्त आपको, हर सिचुएशन में आपको वही मिलेगी जो पहले मिलती थी। तो मैं बता देता हूँ आपको स्पेशल केसेस क्या होती है। तो ये शुरुआत में फेज समझता नहीं, डायग्राम के हिसाब से समझाऊंगा। देखो ये फर्स्ट केस है, यहाँ पे अगर थीटा की वैल्यू जीरो रही, इसका मतलब क्या हो जाएगा, पार्टिकल जो है, जो भी मोशन परफॉर्म कर रहा है वो मीन को है। जब थीटा जीरो रहेगा, थीटा जीरो मतलब क्या, वो ऐसी वेव है समझो, साइनोसाइडल वेव थी ना। तो साइनोसाइडल, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है वो आपका ए साइन ऑफ ओमेगा टी है प्लस फाइव। कब ये कब ये जीरो रहेगा डिस्प्लेसमेंट, जब ये पूरा, ये मतलब थीटा, थीटा बोलेगा इसको, फेज बोलेगा, ये फेज एंगल पूरा का पूरा जीरो रहेगा। ये कब जीरो आएगा, जब साइन की, ये जीरो आ जाएगा तब साइन की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ये जीरो हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड भी जीरो हो जाएगी। फिर डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ये मीन को रहेगा, मतलब आप मीन को ही है फिलहाल, क्योंकि साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू जीरो हो चुकी है। क्योंकि ये ओमेगा टी प्लस फाइव जीरो है, तो साइन ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो रहती, और इसको अगर हम एम्पलीट्यूड से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर जीरो ही आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो है। ठीक है, तो ये ऐसी चीज है। तो अगर आपका फेज जीरो है, मतलब कोई वेव मीन से स्टार्ट हो रही है, मतलब ऐसे आपको अगर बोला जाए कि एक पेंडुलम है जो मीन से, मैंने यहाँ पे मीन को था पहले, और फिर मैं इसको मूवमेंट दे रहा हूँ इसे, तो फिर हम इसका जो फेज एंगल लेंगे ना, फेज एंगल, उसको आपको जीरो लेना पड़ेगा। वाई? बिकॉज शुरुआत में ये मीन को ही था, तो इसमें कोई फेज एंगल नहीं है, मतलब शुरुआत में ही कोई ऐसे चेंज होके नहीं चल रहा है, वो डायरेक्ट मीन से स्टार्ट होगी, तो इसकी वेव ऐसे चलेगी ऐसे। ठीक है, तो ये मीन से स्टार्ट हो रही है साइनोसाइडल वेव, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 360 डिग्री, 2 पाई डिग्री, ये कौन कौन सी डिग्री को ऐसे फेज एंगल इसका जीरो रहेगा और मीन से स्टार्ट होगा। तो अगर आपको बोला जाए कि फेज एंगल दिया गया है आपको कितना, 0 डिग्री दिया गया, फिर ये भी जीरो रहता है इधर, मतलब पाई को, लेकिन जीरो आएगा वो, ठीक है। फिर ये 2 पाई, फिर ये यहाँ पे 3 पाई, फिर यहाँ पे 4 पाई, ये 5 पाई, ये 6 पाई, ये जो सारी वैल्यूज है ना, ये सारी वैल्यूज को साइन की वैल्यू जीरो आती है। आप साइन ऑफ 2 पाई ले लो, साइन ऑफ 4 पाई ले लो, आप साइन ऑफ 6 पाई ले लो, तो ये सारी वैल्यू जीरो होने की वजह से अगर कभी भी आपको बोला जाए कि फेज एंगल इनमें से कोई एक है, ठीक है, तो वो मोशन डेफिनेटली मीन से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें शुरुआत में कोई फेज एंगल था ही नहीं, वो मीन से मोमेंटम उसको दे दिया गया है, तो वो मोशन मीन से स्टार्ट होने वाली, क्योंकि उसका फेज एंगल जीरो था। ठीक है, तो आप कहीं से भी मोशन को स्टार्ट करो, कितना भी घुमा के लाओ, अगर मीन से स्टार्ट करोगे तो आपको फेज एंगल जीरो मिलेगा। ये कहने का मतलब है मेरा। सो आगे चलते हैं।
अगर हम पाई को चलते, देखो अगर फेज एंगल समझो 180 डिग्री रहा तो क्या मिलेगा, तो 180 डिग्री मीन से ही मिलेगा, लेकिन थोड़ा घूम के आएगा, निगेटिव में जाएगा वो। मीन पोजीशन मूविंग टू द नेगेटिव एक्सिस, मूविंग टू द पॉजिटिव एक्सिस। वैसे दो तरीके की केस रहती है, उसके बारे में भी बात करता हूँ। देखो मैंने अभी आपको बोला कि 0 डिग्री, देखो यहाँ पे 0 डिग्री होता है, फिर 2 पाई होता है, फिर यहाँ पे 4 पाई आएगा, फिर यहाँ पे 6 पाई आएगा, ये इवन मल्टीपल चलते हैं इधर के। और यहाँ पे पाई, फिर 3 पाई, और यहाँ पे 5 पाई, इस तरह की वैल्यूज आती है। ये इन सारे एंगल्स को साइन 0 ही होने वाला है, तो कोई मतलब यहाँ पे आपको इनिशियल फेज एंगल 0 ही मिलेगा। लेकिन चीज ये है कि जब आप मेन पोजीशन को थे, मतलब आपका ई पे तो मेन पोजीशन से आप लेफ्ट को जाओगे, मतलब अगर ये 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई इस तरह के अगर एंगल रहे, तो आप पॉजिटिव साइड में डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, मतलब राइट को, मतलब आपका जो पेंडुलम रहेगा वो राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है, ऐसा मतलब है इसका। और अगर ये पेंडुलम है समझो आपका, ये राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट देगा अगर इनमें से कोई फेज एंगल आपको बोला गया है, 0 डिग्री, 2 पाई डिग्री, 4 पाई डिग्री, 6 पाई डिग्री। अगर आपको बोला गया कि पाई, 3 पाई, 5 पाई ऐसे डिस्प्ले ऐसे फेज एंगल है और वो मोशन दे रहा है, तो इस टाइप की जो हार्मोनिक मोशन होगी वो निगेटिव साइड में मीन से ही स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो मीन से ही हो रहा है वो, लेकिन फर्क इतना है कि वो पॉजिटिव की तरफ जाए या निगेटिव की तरफ जाए, वो उसके फेज एंगल पे डिपेंड रहेगा। वो फेज एंगल अगर इवन ऑर्डर का है तो वो पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा, पॉजिटिव स्ट्रीम की तरफ। और अगर वो पाई, 2, 3 पाई, 5 पाई इस टाइप का फेज एंगल है तो वो निगेटिव स्ट्रीम की तरफ जाएगा, बस इतना फर्क है। ठीक है, ठीक है। अगर 90 डिग्री रहा, मतलब एक्सट्रीम से अगर हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो पॉजिटिव स्ट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो 90 डिग्री फेज एंगल रहेगा, नेगेटिव स्ट्रीम से स्टार्ट करेंगे तो 270 डिग्री और 3 पाई/2 डिग्री का फेज एंगल रहेगा। तो दोनों तरफ वो नेगेटिव स्ट्रीम से आएगा, नहीं तो पॉजिटिव स्ट्रीम से आएगा। अब ये भी केस आप मतलब क्वाड्रेंट से अच्छे से समझ सकते हो, इतना वहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड क्रिएट करने से अच्छा समझो ये पेंडुलम है आपका। ठीक है, ये मेन पोजीशन रहेगी उसकी और ये इसके स्ट्रीम्स है, तो ये मैंने यहाँ पे पेंडुलम निकाल दिया। ठीक है, ये मीन को है यहाँ पे फिलहाल। अब मैं आपको बात कर रहा हूँ कि वो एक्चुअल में, अब ये ऐसे जाने से अच्छा ये डायग्राम दो तरीके से बताता हूँ मैं आपको, एक मिनट। हाँ, ये क्वाड्रेंट है हमारे और ये पेंडुलम है आपका यहाँ था। ठीक है, ये मेन पोजीशन है उसका और यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन रहेगा। एक्सट्रीम, ये एक्सट्रीम पॉजिटिव है और यहाँ पे जो एक्सट्रीम है वो नेगेटिव है। ठीक है, अब आप अगर बात करोगे तो ये मीन को जो एंगल थे वो एक तो 0 डिग्री हो सकता है, नहीं तो पाई डिग्री हो सकता है, 2 पाई डिग्री हो सकता है, 3 पाई डिग्री हो सकता है, इतना कितने भी ये सारे डिग्री 0 डिग्री को रिप्रेजेंट करते हैं साइन साइन। अगर हम बात करें कि आपका जो फेज एंगल है वो 90 डिग्री है, ठीक है, तो वो पॉजिटिव एक्सट्रीम को रहेगा क्योंकि 90 डिग्री यहाँ पे आता है, देखो ये पाई/2 होता है यहाँ पे, ये पाई/2, फिर यहाँ पे आता है 3 पाई/2, ये नेगेटिव आएगा, फिर ये 5 पाई/2 आएगा यहाँ पे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 7 पाई/2, फिर यहाँ पे आ जाएगा 9 पाई/2। तो ये जो आपको जो ऑर्डर दिख रहा है ना, देखो ये ऑर्डर को ठीक से समझो, पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2, फिर ये आगे चलते रहता है, फिर यहाँ पे 11 पाई/2 आएगा। तो ये जो ऊपर के हैं टी वाले ऐसे, मतलब 1, 5, 9 चार चार के गैप से चलने वाले। ठीक है, इनमें हर एक में 4 का गैप है, 4 से गैप के चलने वाले, ये भी 4 के गैप से चलते हैं, लेकिन इस 3 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है। तो ये जो ऊपर वाले है ना, अगर ऐसे आपको कोई फेज एंगल दिया गया, मतलब शुरुआत में आपको जो फेज एंगल है मतलब थीटा, वो थीटा जो है फेज एंगल वो पाई/2, 5 पाई/2, 9 पाई/2 इस तरह का है। तो इसका मतलब है कि वो जो मोशन स्टार्ट करने वाला है वो पॉजिटिव एक्सट्रीम से मीन की तरफ आएगा। समझे क्या, समझे क्या, क्लियर है ना? ये थोड़ा मतलब बारीक है बहुत समझने में, लेकिन मैं ट्राई तो कर रहा हूँ। अगर मुझे फेज एंगल आपको ये फेज एंगल मतलब थीटा, फेज एंगल आपको ये 3 पाई/2, 7 पाई/2, 11 पाई/2 इस तरह का दिया गया, मतलब डिग्री में अगर बोला जाए तो 270 डिग्री ऐसा उसके आगे, तो ये स्टार्ट कहाँ से करेगा? ये एक्चुअल में नेगेटिव स्ट्रीम को था, अब ये मीन की तरफ। तो आपको फेज एंगल जो दिया जाएगा उससे उसकी मोशन किस तरफ हो रही है और सक्सेसिव वो किस तरफ जाएगा, सक्सीड करेगा, उसके बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलता है। और ये जो फेज एंगल होता है, ये फेज एंगल
का फॉर्मूला फेज एंगल होता है, इनिशियल फेज एंगल होता है। इनिशियली वो कितना था, ऐसा इनिशियली वो फेज एंगल था, और ये कंप्लीट फेज एंगल के बारे में बात करता है। मतलब ओमेगा टी प्लस कंक्लूजन थे, मतलब वो कहाँ से कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट ऑसिलेशन वो कहाँ से कहाँ पे देगा। अगर मैं आपको बोला देखो कि अगर ये 270 डिग्री नहीं तो 3π/2 डिग्री ऐसे अगर रहता है, तो वो निगेटिव एक्सट्रीम से फर्स्ट ऑसिलेशन स्टार्ट करता है, समझे, और फिर आगे चलता है मीन की तरफ। अगर वो 90 डिग्री नहीं तो फिर ओके। तो देखो ये समझ गया होगा आपको, बहुत ज्यादा टाइम चला गया उस पे एक्चुअल में, लेकिन वो इम्पोर्टेंट था। कंफ्यूजन वहाँ पे कॉम्पिटिटिव में खासतौर से किया जाता है, इसलिए उस पर बहुत ज्यादा फोकस करके मैंने उसको टैकल किया है। ठीक है, कहाँ से कहाँ पे स्टार्ट होगा, ये आपको मोशन को उसको ट्रैक करना पड़ता है। ये जो टॉपिक है आपका डायग्राम्स का, ये पूरा टेबल पे डिपेंड है। ये पूरा आपको मोशन समझ गया तो ये सब कुछ समझ आ दिया गया टॉपिक। तो यार नए बच्चे उनको जो टॉपिक है, कंपोजिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैविंग द सेम पीरियड एंड अलोंग द सेम पाथ। अगर सेम टाइम पीरियड के सेम पाथ के दो हार्मोनिक मोशंस अगर टैकल होंगे तो फिर क्या होगा। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा, एक हार्मोनिक मोशन ऐसे जा रहा था समझो, और दूसरा हार्मोनिक मोशन सेम टाइम पीरियड का, ठीक है, टाइम पीरियड सेम है, सेम पाथ है, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ये नहीं बोला कि उसके एम्पलीट्यूड सेम है, मैंने एम्पलीट्यूड के बारे में बात नहीं की। तो एक वेव ऐसे ज्यादा एम्पलीट्यूड का हो सकता है, ठीक है, तो एक दूसरा वेव ज्यादा एम्पलीट्यूड का, लेकिन टाइम पीरियड उसका सेम रहेगा, मतलब एक ही, मतलब उतने टाइम पीरियड में देखो वो बराबर टैकल कर रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो ये ज्यादा एम्पलीट्यूड वाला और एक कम एम्पलीट्यूड वाला, दोनों के एम्पलीट्यूड में फर्क है, लेकिन टाइम पीरियड सेम है और पाथ भी सेम है। तो इसकी A1 एम्पलीट्यूड रहेगी और इस बड़े वाले की A2 एम्पलीट्यूड रहेगी। ये दोनों वेरियस एम्पलीट्यूड वाले वेव्स एक ही पाथ में सेम टाइम पीरियड वाले वेव्स अगर ट्रेवल करेंगे तो फिर जो कॉम्पोजिशन मिलेगा वो क्या मिलेगा, और उसके बारे में कैसे लिया जाएगा यहाँ पे। तो ये सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का कॉन्सेप्ट यहाँ पे आ जाता है। सुपर इम्पोजिशन ऑफ वेव मतलब दो वेव जब एक दूसरे पे इम्पोज होती है, मतलब एक दूसरे पे आ जाती है, तब उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ के रेजोनेंस क्रिएट होके बढ़ जाती है, मतलब एम्पलीट्यूड हाई हो जाती है। तो ये एम्पलीफायर जो आपका जो होता है आवाज बढ़ाने का, वो वही काम करता है, दो वेव्स को एक दूसरे पे कोलाइड करवाएगा, सुपर इम्पोज करवाएगा, रेजोनेंस क्रिएट करेगा, फिर आपके एम्पलीट्यूड को बढ़ाएगा और आपको ज्यादा आवाज आता है। तो ये सारी चीजें साउंड वगैरह सब सब चीजों में आपको ऐसे मिलेगा। तो ये जो डेरिवेशन है छोटा सा, यहाँ पे आपको डेरिवेशन तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, बस फार्मूले का रोल ज्यादा है, फिर भी मैं बताने का ट्राई करता हूँ, शॉर्ट में बता देता हूँ, आप देख लेना एक बार। क्या रहता है देखो यहाँ पे, ये पहली वेव का डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये दूसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट है। मैंने आपको बोला था देखो टाइम पीरियड सेम होने की वजह से ओमेगा टी में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगी। φ1 और φ2 में चेंज आएगा क्योंकि कोई वेव आगे या पीछे चल सकती है। ये फाइव मैंने क्या बोला था, इनिशियल फेज डिफरेंस। इनिशियल फेज डिफरेंस का मतलब क्या, अगर कोई वेव, मतलब ये एक्चुअल में ऐसा है, अगर कोई वेव ऐसे चल रही थी, मतलब यहाँ से, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ऐसे, तो इसमें दूसरी जो वेव चलेगी वो अलग एम्पलीट्यूड की है, वो तो कंफर्म है, लेकिन टाइम पे, लेकिन वो एक ही पॉइंट ऐसे यहाँ से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें ये टॉपिक आपको समझना चाहिए। तो इसमें क्या है देखो, ये जो दूसरी वेव स्टार्ट हुई थी और ये पहली वेव स्टार्ट हुई थी, इनमें शुरुआत में ही ये π/2 पाई डिग्री का गैप है, मतलब पाई डिग्री का गैप है ये अंदर, ठीक है। तो ये पाई जो होता है ये इनिशियल फेज एंगल होता है, इसको बोलते हैं फाई। शुरुआत में ही दो वेव्स गैप लेके चल रही है, तो इसको इनिशियल फेज एंगल बोलेंगे। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, एक साइकिल का टाइम
पीरियड के बारे में बात करेंगे तो दोनों साइकिल का टाइम पीरियड उतने हैं, एक स्लैक का एक ही डायरेक्शन में चल रही है, ये भी इस तरफ चल रहा है, ये भी इस तरफ चल रहा है, एक ही पाथ पे है, टाइम पीरियड सेम है, एंगुलर वेलोसिटी सेम रहेगा, लेकिन इन सकता है तो पहले का इनिशियल फेज एंगल हम यहाँ पे बोलेंगे φ1 और दूसरे का इनिशियल एंगल फेज एंगल बोलेंगे φ2। और दूसरी चीज यहाँ पे हो सकती है, इसका इनडायरेक्ट कंक्लूजन कि इसकी एम्पलीट्यूड अगर A1 रही तो इसकी एम्पलीट्यूड A2 हो सकती है। तो आपको दो चीजों के बारे में कुछ चीजें बारे में बात नहीं की गई, आपको एम्पलीट्यूड वेरिएबल हो सकता है और इनिशियल फेज एंगल में हो सकता है, मतलब लेकिन एक ही पॉइंट से चलेंगे ऐसा, इस तरह में बात। तो कुछ कल आगे नहीं तो पीछे लेके वो दिखेगा, वो ये फॉर्म। देखो ये डिस्प्लेसमेंट चेंज होने वाला उनका, क्योंकि उनकी एम्पलीट्यूड अलग अलग आएगी और उनका इनिशियल फेज एंगल अलग अलग होगा, ठीक है, इसकी वजह से वो चेंज हो रहा है। ओमेगा की इसमें चेंज नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड दोनों का सेम होने की वजह से ओमेगा की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, बिकॉज ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है 2π/t, 2π तो कांस्टेंट होता है और टाइम पीरियड दोनों का सेम होने की वजह से ओमेगा में कोई चेंज आएगा नहीं, ठीक है। सो ये दो इक्वेशंस को मैं ले लूं और इन दोनों का रिजल्टेंट निकालूं, तो रिजल्टेंट मतलब क्या है, इन दोनों को प्लस कर दो, प्लस कर दो आप, फिर इनको आप फार्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। तो ये साइन ऑफ ए प्लस बी और साइन ऑफ ए प्लस बी के फार्मूला यूज करना पड़ेगा, साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी प्लस कॉस ऑफ ए साइन ऑफ बी यूज करना पड़ेगा, फिर उसमें से कॉमन निकालना पड़ेगा, ठीक है। उनमें से साइन ऑफ ओमेगा टी और कॉस ऑफ ओमेगा टी को टर्म्स को कॉमन निकालो, कॉमन निकालने के बाद आपको एक रिजल्टेंट मिलेगा यहाँ पे देखो ऐसे। तो ये एक्चुअल में क्या होता है, जो ये आप जो कॉमन निकालते हैं ना, तो ये x जो होता है, ये r और डेल्टा, यहाँ पे एक अनदर हमने कोई कांस्टेंट ले लिया, मतलब कोई तो भी एक अलग कोई कांस्टेंट ले लिए, तो ये r cos ऑफ डेल्टा जो टर्म मिलती है आपको, ये जो टर्म आती है ना, इसको r cos ऑफ डेल्टा बोलते हैं हम, मतलब a cos ऑफ φ1 प्लस a2 cos ऑफ φ2 और a sin ऑफ φ1 प्लस a2 sin ऑफ φ2, तो इनको r cos ऑफ डेल्टा, r cos ऑफ r sin ऑफ डेल्टा इस तरह से बोला जाता है, मतलब ये ऐसे हो जाता है देखो। हमने एक कांस्टेंट टर्म ले लिया इसको, क्योंकि ये सारे कांस्टेंट है, ये सारे के सारे कांस्टेंट है, ये नीचे के भी सारे के सारे कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट टर्म को मैं कुछ और कांस्टेंट टर्म ले सकता हूँ, कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, तो मैं इसको क्या बोल देता हूँ, ये r मतलब क्या, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का, a1 a2 रिजल्टेंट, और ये cos का फंक्शन था इसलिए cos ऑफ डेल्टा, डेल्टा इसलिए क्यों φ1 और φ2 का कंबाइन कांस्टेंट आ जाएगा, इसको मैं एक कांस्टेंट बोल रहा हूँ r sin ऑफ डेल्टा, ठीक है। तो मैं अगर वो यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दूं r cos ऑफ डेल्टा और r sin ऑफ डेल्टा की, तो मुझे ये इक्वेशन मिल जाता है यहाँ पे देखो। तो अगर मैं वहाँ पे डालूं तो ये cos ऑफ डेल्टा मिलता है, ये sin ऑफ डेल्टा मिलता है, और आपको इसका एक फार्मूला मिलता है, देखो ये फार्मूला है sin ऑफ a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a sin ऑफ b, तो उसकी जगह पे a की जगह पे है ओमेगा टी और b की जगह पे है डेल्टा, तो आपको ये फार्मूला मिल जाता है r sin ऑफ a प्लस b ओमेगा टी प्लस डेल्टा। अब ये डेल्टा इनिशियल फेज एंगल है, जो अभी मैंने आपको एक बारे में बात की थी, इनिशियल फेज एंगल के बारे में बात कर रहा था मैं, देखो तो ये इनिशियल फेज एंगल जो होता है, शुरुआत में ही जो एंगल लेके निकलता है, वो जो डिग्री होता है उसको डेल्टा बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ डिग्री शुरुआत में ही लेके चलेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट का फॉर्मूला आता है, वो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या था, तो अगर हम रिजल्टेंट निकालने की बात करें, तो रिजल्टेंट आपको अगर चाहिए होगा तो आप क्या करोगे, ये r साइन ऑफ डेल्टा का स्क्वायर करोगे और ये r cos ऑफ डेल्टा का स्क्वायर करोगे, इनका स्क्वायर करके आपने एम्पलीट्यूड मिल जाएगी। अब ये डायरेक्ट फार्मूला आप याद रखो, मतलब पूरा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्क्वायर करके फिर ब्रैकेट के स्क्वायर बना के आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। तो जो रिजल्टेंट मिलता है आपको, मतलब पूरी वेव का, दोनों एम्पलीट्यूड का, वो रिजल्टेंट ये सारे स्क्वायर करके, पहले के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर दूसरे के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस टू पहले के एम्पलीट्यूड दूसरे के एम्पलीट्यूड cos ऑफ φ1 प्लस φ2, ये φ1 और φ2 एंगल्स थे शुरुआत के, तो इन दोनों में का गैप, तो ये आपको इनिशियल फेज एंगल की मोशन देगा डेल्टा। अगर हम इनिशियल फेज एंगल के बारे में बात करें, मतलब शुरुआत में फेज एंगल कितना रहेगा, तो उसका जो फॉर्मूला आता है वो ये डिवाइड करके आता है, ये डेरिवेशन है, आपको पूछा नहीं जाता इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। आपको एक चीज पता है देखो, कि r साइन ऑफ डेल्टा और r cos ऑफ डेल्टा की आपके पास वैल्यू थी, मैंने दोनों की वैल्यू लेके यहाँ पे डाल दी, ये r कैंसिल हो जाएगा, साइन डेल्टा अपन cos डेल्टा tan डेल्टा में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये तो एज इट इज रहेगा। अब अगर ये tan डेल्टा में कन्वर्ट हो गया तो ये है, मुझे डेल्टा की वैल्यू चाहिए तो मैं ये tan को इधर शिफ्ट कर लूंगा, तो मुझे डेल्टा की वैल्यू ये मिल जाती है देखो। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ता है, ठीक है।
tan इनवर्स ऑफ a sin of phi 1 plus a2 sin of phi 2 अपॉन a1 cos of phi 1 plus a2 cos of phi 2, ये इनिशियल फेज एंगल की वैल्यू है डेल्टा। शुरुआत में कितने डिग्री से वो आगे नहीं तो पीछे चलेगा, उसके बारे में ये डिग्री बताता है। अब इसके कुछ स्पेशल केसेस है, देखो थोड़ा लेक्चर बढ़ेगा, 5 मिनट रुको बस, खत्म हो जाएगा फिर लेक्चर। इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर इन अ फेज, एक ही फेज में हो, एक ही फेज का मतलब क्या, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होंगे, तो क्या होगा, तो वो कोइंसिडेंट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड आपको डबल होके मिल जाएगी। मतलब आपको अगर वेव की भाषा में बोलूं प्रैक्टिकली, तो ये प्रैक्टिकली ऐसे दिखेगा, दो वेव्स थी, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, मतलब उनके बीच में का जो फेज एंगल है, मतलब फाई 1 माइनस फाई 2 अगर हम ले लिया तो वो 0 मिल जाएगा। कहने का मतलब है डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, डेल्टा आएगा ही नहीं। तो ये वेव्स इस तरह से चलेगी, देखो ये पहले ऐसे चल रही थी, तो दूसरी वेव भी यही से स्टार्ट होके चलती है, समझे क्या? एक ही स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों का, इनिशियल फेज एंगल कुछ भी नहीं है। तो इसका एम्पलीट्यूड अगर A1 रहेगा, इसका एम्पलीट्यूड अगर A2 रहेगा, तो इसका जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा, अगर हम फार्मूले से भी निकाले, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड रेजोनेंस बोलेंगे हम इसको, नहीं तो हम टेक्निकल भाषा में उसको बोलेंगे सुपर इम्पोजिशन। ठीक है, सुपर पोजिशन नहीं तो सुपर इम्पोजिशन बोलेंगे। उसकी वजह से ये दोनों वेव एक दूसरे पे ओवरलैप होने की वजह से इनकी रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड A1 प्लस A2 हो जाती है, तो इसको हम बोल सकते हैं इनकी सम हो गई। ठीक है, अगर समझो दोनों वेव एक ही एम्पलीट्यूड के होते थे, ये समझा क्या रिजल्ट आता, सम हो जाएगी दोनों की। अगर समझो दोनों वेव एक ही एम्पलीट्यूड के भी थे, मतलब हमने बोला, हमको आपको बोला गया कि वो एक ही पॉइंट से स्टार्ट भी हो रहे हैं और एक ही एम्पलीट्यूड के भी है और एक ही उनका टाइम पीरियड है, एक ही फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ एक जैसा है, बिल्कुल इनिशियल फेज एंगल भी कुछ नहीं है, तो ये दूसरी वेव भी ऐसे ही ओवरलैप होगी इस पे बिल्कुल एग्जैक्ट। तो ये रिजल्टेंट जो आएगा वो A प्लस A आएगा, टोटल रिजल्टेंट हो गया आपका टॉइस ऑफ। समझे क्या? ठीक है, यहाँ तक आगे चलो। अगर समझो आउट 90 डिग्री आउट ऑफ फेज को अगर चल रहा है वो, 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या, जो भी एंगल था वो 90 डिग्री आगे पीछे चलेगा। 90 डिग्री आगे पीछे चला तो हमारा जो रिजल्टेंट का जो आपको फार्मूला मिल रहा था, रिजल्टेंट का जो फार्मूला था आपका, वो फार्मूला आपको इस फार्मूले में फाई 1 माइनस फाई 2 की ये वैल्यू, देखो ये आपको बोल रहा है कि 90 डिग्री है, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री की वैल्यू आपकी कितनी आ जाती है, 0। तो ये 0 हो जाता है, ये 0 होने की वजह से 2A1 A2 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। ठीक है, पूरी टर्म 0 हो जाती, सिर्फ रिजल्टेंट के फार्मूला में क्या बचता है, रिजल्टेंट का फार्मूला बचता है A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, रहेगा। क्या करते हैं अभी देखो, ये एक्चुअल में वेव कैसे दिखेगी, प्रैक्टिकल अप्रोच ध्यान में रखो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, इस कहने का मतलब है इसका, ये इसका रेफरेंस पॉइंट है, ये सेंटर लाइन है, एक वेव आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई थी ऐसी, और दूसरी वेव 90 डिग्री आउट ऑफ फेज है। 90 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या, ये यहाँ पे 90 डिग्री होता है, देखो पाई बाई 2 ऐसे, फिर ये पाई होता है, फिर ये 3 पाई बाई 2 होता है यहाँ पे, है ना, हाफ ऑफ वेव लेके चलता है वो। तो ये वेव ऐसे चल रही है यहाँ से, ठीक है, बराबर बीच में से ऐसे। तो दोनों का एम्पलीट्यूड अगर सेम है, समझो एम्पलीट्यूड अलग अलग भी रहा तो चलेगा, अगर इसकी एम्पलीट्यूड A1 है और इसकी एम्पलीट्यूड A2 है, तो इसका रिजल्टेंट आपको लिखना पड़ेगा, रिजल्टेंट का फार्मूला स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर। ठीक है, अगर दोनों की एम्पलीट्यूड सेम रही और डिग्री का पाई बाई 2 डिग्री का फेज एंगल रहा, तो वो कॉस की टर्म आती नहीं आगे की, तो बस इतना फार्मूला रहता है। तो हम रिजल्टेंट ऐसे लिखते, देखो स्क्वायर रूट ऑफ A का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ A का स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर रूट के अंदर बाहर निकल जाएगा, तो आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा, देखो रिजल्टेंट आपका मिलेगा स्क्वायर रूट ऑफ 2A का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक A का स्क्वायर नहीं A आएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके। तीसरी चीज, स्पेशल केसेस पे ध्यान दिया करो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो वेव्स 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से चलती है, 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या हो जाएगा कि वो एक जीरो से निकलेगी तो एक पाई से निकलेगी। अगर समझो उनकी एम्पलीट्यूड सेम भी रहती है और एम्पलीट्यूड डिफरेंट भी रहती है, तो क्या फॉर्मूले में चेंज आएगा, फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है। अगर हम, मैं आपको कंडीशन पहले बता देता हूँ कि 180 डिग्री आउट ऑफ फेज का मतलब क्या होगा। ये एक वेव ऐसे चल रही है, ठीक है,
इसके डिग्रीज को आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे 0 डिग्री है, यहाँ पे π/2 डिग्री आएगा, यहाँ पे पाई डिग्री होगा और यहाँ पे 3π/2 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ पे 2π होता है, यहाँ पे आगे 5π/2 होता है। ठीक है, ऐसे ये डिग्रीज रहते हैं। दूसरी वेव जो निकल रही है वो वेव 180 डिग्री से निकल रही है, मतलब ये ऐसे निकल रही है, देखो ये ऐसे। ठीक है, मतलब 180 डिग्री बाद में निकली हो, इतना डिग्री पहले फेज एंगल आ गया, तो ये φ1 माइनस φ2 की जो वैल्यू है वो 180 डिग्री रहेगी। अब अगर हम रिजल्टेंट का फॉर्मूला निकालें, या ये डायग्राम क्लियर है? तो रिजल्टेंट का फॉर्मूले में अगर हम जाए तो रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो रिजल्टेंट का जो फॉर्मूला था वो था स्क्वायर रूट ऑफ पहले एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे एम्पलीट्यूड का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ a1 a2 और फिर कॉस ऑफ φ1 माइनस φ2 था। ठीक है, अभी मैंने आपको बोला φ1 माइनस φ2 मतलब फेज एंगल 180 डिग्री है, कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू कितनी आती? आपको कॉस ऑफ 180 निकालना होगा तो कॉस ऑफ 0 निकालो, क्योंकि 180 डिग्री यहाँ पे आता, तो कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 रही थी, तो ये 180 डिग्री की वैल्यू -1 रहेगी। ठीक है, तो ये वैल्यू -1 आती है एक्चुअल में। -1 इंटू ट्वाइस ऑफ a1 a2 करोगे तो आपको रिजल्टेंट की जो वैल्यू मिलेगी a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a1 a2 मिलेगा। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? आगे चलते, अगर समझो वेव्स ऐसी थी कि जिनके एम्पलीट्यूड कैसी थी, a1 और a2 दोनों इक्वल है, समझो ऐसे कंडीशन दी जाए आपको कि दोनों 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से चल रही है और दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, ऐसी वेव आपने दोनों की दोनों ले ली, तो मैं a1 a2 और a1 a2 की जगह पे डायरेक्ट a डाल सकता हूँ, तो मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मिल जाएगा, देखो a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ a का स्क्वायर, a इंटू a का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये भी ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस ट्वाइस ऑफ a स्क्वायर है, तो ये आंसर आपका 0 आ जाएगा अंदर, तो स्क्वायर रूट के अंदर 0 मतलब 0, तो आपका रिजल्टेंट मिलेगा 0। समझे क्या? ठीक है, तो जब 180 डिग्री आउट ऑफ फेज से जब वो चलती है तो ये बेसिक कॉमन लॉजिक है आपका। देखो यहाँ पे जब आप वेव को भी देखोगे तो वेव में भी आपको जल्दी समझ जाएगा, ये पहली वेव थी तो दूसरी वेव सेम एम्पलीट्यूड की उसके एग्जैक्ट अपोजिट चल रही है, देखो ऐसे, तो डेफिनेटली ये ऊपर के नीचे के इसको कैंसिल करेगा, ये सारे इंपैक्ट कैंसिल कर देगा, तो आपको जो रिजल्टेंट मिलने वाला है वो डेफिनेटली 0 मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ऊपर का इंपैक्ट नीचे का इंपैक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इस तरह से ऑसिलेटरी वेव चलती रहती है और आपको डिग्री के हिसाब से, फेज एंगल के हिसाब से उसमें जो चेंजेस आते हैं उसके हिसाब से आपको उसके रिजल्टेंट को फाइंड करना। यहाँ तक क्लियर होगा? तो फिर अगले लेक्चर में हम ये चैप्टर खत्म कर देंगे, पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो जाएगा। कोई डाउट है क्या किसी को? डाउट है किसी को?